दोस्तों नमस्कार। स्वागत है हमारे YouTube चैनल कौशाम्बी टीचर्स अकेडमी में। दोस्तों आज हिंदी पेडागाजी की 5वीं क्लास है। अगर आप इसके पहले की क्लासेस ना देखे हों तो प्लेलिस्ट में जाइए और सारी क्लासेस देख लीजिए, क्योंकि दोस्तों सारी क्लासेस सीटेड सिलेबस के अनुसार चैप्टर वाइज हैं। यदि आप सारी क्लासेस देख लेंगे तो आने वाले आगे के सभी प्रश्नों को हल करने में आपको आसानी होगी। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले ये कहना चाहूँगा, यदि आप इस चैनल पर नए हों तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि रोज़ाना की अपडेट आपको मिल सके। तो दोस्तों आइए क्लास शुरू करते हैं। दोस्तों इसके पहले हम लोग 19वें क्वेश्चन तक बात कर चुके हैं। आज 20वें क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो 20वां क्वेश्चन कह रहा है, 20वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 20वां क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। यानी इसमें से कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जो भाषा शिक्षण का उद्देश्य है, इसमें हमको छांट के बताना है। तो पहला ऑप्शन है भाषा सीखते समय त्रुटियां बिल्कुल ना करना, या दूसरा ऑप्शन है भाषा की बारीकी और सौंदर्य को सही रूप से समझने की क्षमता को हतोत्साहित करना, या तीसरा ऑप्शन है भाषा का व्याकरण सीखने पर बल देना। चौथा ऑप्शन है निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग करना। तो इसमें दोस्तों कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। यानी 3 आपके निगेटिव होंगे, एक पॉजिटिव होगा जो बच्चों के लिए बहुत ही लाभकारी होगा। तो उसको आपको छांट के बताना है, क्योंकि ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भाषा शिक्षण का एक उद्देश्य है। तो इसमें से कौन सा उद्देश्य हो जाएगा? 20 नंबर का आप आंसर अपने आप बता सकते हैं। इसमें सबसे ब्रॉड, सबसे विस्तृत जो ऑप्शन हमको दिया गया है, चौथा ऑप्शन दिया गया है। इसमें देखिए क्या कह रहा है चौथे में कह रहा है निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग करना चाहिए ताकि बच्चे भाषा शिक्षण को अच्छे तरीके से सीख सकें। बाकी और दूसरे ऑप्शन में क्या कहा गया है? भाषा सीखते समय बिल्कुल त्रुटियां ना करना। ये गलत बात है। भाषा जब बच्चे सीखेंगे तो त्रुटियां जरूर करेंगे। बच्चे जो है गलती के माध्यम से ही सीखते हैं, तो ये बात बिल्कुल गलत हो गई। उसके भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को सही रूप से समझने की क्षमता को हतोत्साहित करना। हतोत्साहित नहीं होना चाहिए, यहाँ पर प्रोत्साहित करता तो ये ऑप्शन सही हो जाता, लेकिन यहाँ हतोत्साहित किया है तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। उसके बाद भाषा का व्याकरण सीखने पर बल देना। प्राथमिक क्लास के बच्चे जो होते हैं व्याकरण सीखने पर उनको बल नहीं दिया जा सकता। हाँ, अध्यापक को व्याकरण का नॉलेज होना जरूरी होता है। तो ये भी ऑप्शन हमारा कट गया। तो बचा कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर चौथा हमारा बचा निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग करना। यह 100% हमारा राइट है। क्या भाषा शिक्षण का उद्देश्य यही होता है कि निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील बच्चे प्रयोग कर सकें। तो हमारा 20 का चौथा सही हो जाएगा। उसके बाद 21 क्या कह रहा है? 21 कह रहा है भाषा सीखने का उद्देश्य है। यानी भाषा सीखने का क्या उद्देश्य होता है, तो इसको बताना है आपको। तो पहला ऑप्शन दिया है अपनी बात की पुष्टि के लिए तर्क देना। दूसरा ऑप्शन दिया है विभिन्न परिस्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना, या तीसरा ऑप्शन दिया अपनी बात कहना या अपनी बात कहना सीखना, दूसरे की बात को समझना। ये चौथा ऑप्शन दिया गया है। तो इसमें कह रहा है हमको भाषा सीखने के उद्देश्य कौन से होने चाहिए, इसमें आपको छांट के बताना है। तो यही चीज़ देखिए, पिछला भी ऑप्शन में यही चीज़, पिछले क्वेश्चन में यही ऑप्शन दिए थे और लगभग ये 21 क्वेश्चन में भी वही ऑप्शन दिए हैं। तो क्या दिया है? भाषा सीखने का उद्देश्य हमारा होना चाहिए, क्या होना चाहिए? विभिन्न परिस्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना। क्या होता है? भाषा सीखने या सिखाने का हमारा मेन उद्देश्य क्या होता है कि बच्चा किसी भी परिस्थिति में हो वो अपनी भाषा को जो प्रभावी तरीके से प्रयोग कर सके। तो 21 का हमारा दूसरा राइट हो जाएगा। उसके बाद 22 क्या कह रहा है? 22 कह रहा है प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है। लगभग आपको सारे महत्वपूर्ण हो सकते हैं, लेकिन सबसे अधिक महत्वपूर्ण आपको इसमें छांटना है। हो सकता है कोई नेगेटिव भी हो सकता है, वो बात की बात है, लेकिन इसमें पूछ रहा है सबसे अधिक महत्वपूर्ण कौन सा है। तो ऑप्शन देखते हैं हम लोग। पहला ऑप्शन दिया है भाषा प्रयोग के अवसर, दूसरा ऑप्शन दिया है पाठ्य पुस्तक, तीसरा ऑप्शन दिया उच्च स्तरीय तकनीकी यंत्र, चौथा ऑप्शन दिया है व्याकरणिक नियमों का स्मरण करना। तो इसमें क्या कह रहा है? प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है उसको हमको बताना है। तो 22 का कौन सा हो जाएगा? नीचे से देखते हैं या ऊपर से ही देखते हैं। भाषा के प्रयोग के अवसर एक टैग वर्ड है, ये हमारा सही हो सकता है, लेकिन अभी पूरे ऑप्शन को पढ़ेंगे तब। पाठ्य पुस्तक जो होता है छोटे बच्चों में ज़्यादा उपयोगी नहीं होता है, तो ये कट जाएगा।
उच्च स्तरीय तकनीकी यंत्र, ये भी कट जाएगा। क्यों? क्योंकि उच्च स्तरीय तकनीकी यंत्र का प्रयोग क्यों करेंगे? बच्चे प्राथमिक हैं, उनको सरल एवं स्वाभाविक भाषा से सिखाना चाहिए, तो ये भी कट जाएगा। व्याकरणिक नियमों का स्मरण याद करवाना भी एक निगेटिव टैग वर्ड होता है, तो ये भी कट जाएगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन बचा? 22 का पहला ऑप्शन, जो कि टैग वर्ड के हिसाब से भी आप लगा सकते हैं। प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? तो भाषा के अवसर देना बच्चों को, ये सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है। उसके बाद 23वां क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? देखिए, इसमें कह रहा है प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की प्राथमिकता होनी चाहिए, यानी बच्चे जो प्राथमिक स्तर पर पढ़ रहे हो तो भाषा शिक्षण की प्राथमिकता कौन सी होनी चाहिए? पहला ऑप्शन दिया है केवल बोलकर पढ़ने की क्षमता विकसित करना, या दूसरा ऑप्शन दिया है कविता और कहानी द्वारा केवल श्रवण कौशल का विकास करना, या तीसरा ऑप्शन दिया गया है बच्चे की रचनात्मकता और मौलिकता को पोषित करना, या चौथा ऑप्शन दिया है बच्चों की चित्रांकन क्षमता का विकास करना। तो इसमें कौन सा ऑप्शन प्राथमिकता, यानी सबसे ज़्यादा कौन सा जरूरी होता है प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के लिए? तो हम आपको बता दें, केवल जो होता है एक निगेटिव टैग वर्ड होता है। हम बच्चे को केवल मात्र से ही जो होते हैं ये बच्चों के हानिकारक होते हैं बच्चों के लिए शिक्षण अधिगम में, तो ये हम इनको छोड़ देते हैं। तो जो जिस ऑप्शन में केवल है उसको हम एकदम से छोड़ देंगे, वो ऑप्शन सही नहीं है। तो यहाँ केवल एक दिख गया, ये गलत हो गया। फिर उसके बाद कहानी और कविता द्वारा क्या करता है? केवल, यानी कविता और कहानी द्वारा केवल श्रवण कौशल, ये गलत बात है। केवल सुनकर बच्चों की भाषा का विकास नहीं किया जा सकता, तो ये भी गलत हो गया। तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। बच्चे दो ऑप्शन। तो इसमें देखिए दोनों ऑप्शन में कौन सा सबसे ज़्यादा आपको अच्छा लग रहा है, या सबसे इम्पॉर्टेंट ऑप्शन जो आप रहेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो बच्चों की रचनात्मकता और मौलिकता को पोषित करना ये होगा, या बच्चों की चित्रांकन क्षमता का विकास करना। तो बच्चों की चित्रांकन क्षमता विकास करना कोई ज़्यादा जरूरी नहीं होता है, तो ये ऑप्शन कट जाएगा। इसमें क्या कर रहा है? सबसे ब्रॉड ऑप्शन, सबसे विस्तृत ऑप्शन जो है बच्चों की रचनात्मकता और मौलिकता को क्या करना? पोषित करना या बढ़ावा देना। तो ये हमारा सबसे ज़्यादा एप्रोप्रिएट हो जाएगा, यही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? तो प्राथमिक स्तर पर भाषा की प्राथमिकता बच्चों की रचनात्मकता और मौलिकता को पोषित करने वाली या करना चाहिए। तो ये 23 का ऑप्शन हो जाएगा हमारा, 23 का तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद 24वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 24वां क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन सा प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, यानी निगेटिव है, इसको छांटना है। तो पहला ऑप्शन दिया है संदर्भ के अनुसार लगाकर पढ़ने का प्रयास करना, यानी जिस संदर्भ में जैसे दिया है उसी प्रकार या क्या कहते हैं संदर्भ के अनुसार लगाकर, यानी ध्यान लगाकर पढ़ने का अवसर देना, ये होगा। या फिर अगले में दिया है ऑप्शन, इसमें दूसरा ऑप्शन दिया गया चित्रकारी को स्वयं की अभिव्यक्ति का माध्यम बनाना, या तीसरा दिया है बच्चों की भाषा और स्कूल की भाषा में समझ बनाते हुए उसे विस्तार देना, या सुनी गई बातों को ज्यों का त्यों दोहराना। तो क्या हो जाएगा इसमें? 25वें का हो जाएगा हमारा। ये इसमें कहा क्या रहा है? क्वेश्चन फिर से पढ़ेंगे तभी इसमें आंसर आ पाएगा। कर इसमें से कौन प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य क्या है? नहीं है, यानी हमको निगेटिव छांटना है 24 में। तो कौन सा उद्देश्य नहीं हो जाएगा? तो संदर्भ के अनुसार मन लगाकर पढ़ने का प्रयास करना, ये हम हमेशा सही इसमें हो सकता है, रॉन्ग हो गया है, मन लगाकर इसमें हो सकता है। तो संदर्भ के अनुसार मन लगाकर पढ़ने का प्रयास करना ये सही होता है। उसके बाद दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है? दूसरा ऑप्शन कह रहा है चित्रकारी को स्वयं की अभिव्यक्ति का माध्यम बनाना। ये चित्रकारी को स्वयं की अभिव्यक्ति का माध्यम बनाना या बच्चों की भाषा को स्कूल की भाषा से संबंध करना, ये अच्छा होता है, तो 100% सही हो सकता है। सुनी गई बातों को ज्यों का त्यों दोहराना, तो ये हो सकता है। तो इसमें 24 में कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा था? 24 में क्वेश्चन कह रहा था प्राथमिक स्तर पर इनमें से कौन सा प्राथमिक स्तर हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, यानी निगेटिव शब्द हमको छांटना है। तो ये हमारा सही है। उसके बाद अगला कौन सा है? तो दूसरा नंबर क्या कह रहा है? दूसरा नंबर कह रहा है चित्रकारी को स्वयं की अभिव्यक्ति बनाना,
ये गलत हो सकता है। क्यों, अभी देखते हैं। बच्चों की भाषा के अनुकूल संबंध बनाकर ये सिखाना ये सही होता है। सुनी गई बातों को ज्यों का त्यों दोहराना भी सही होता है। क्यों, क्योंकि जैसे मान लीजिए कविता आपको पढ़ाना है तो यति गति की लय के साथ जब आप पढ़ेंगे क्लास में तो बच्चे आपको अच्छे तरीके से सुन करके उस कविता या कहानी को यति गति और लय के साथ दोहराएंगे तो ये भी शिक्षण कार्य संपादित होता है। लेकिन चित्रकारी को स्वयं के अभिव्यक्ति का माध्यम बनाना एक निगेटिव टैग वर्ड हो जाएगा। तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा 24वें का दूसरा निगेटिव हो जाएगा। तो यही नहीं करना चाहिए बच्चों को। तो हमारा ये आंसर हो जाएगा 24 का दूसरा आंसर सही हो जाएगा। उसके बाद 25वां कह रहा है प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भाषा सिखाने का सर्वोपरि उद्देश्य का क्या होना चाहिए। तो मुहावरे लोकोक्तियों का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, या कहानी कविताओं को दोहराने की कुशलता का विकास करना चाहिए, या तेज प्रवाह के साथ पढ़ने की योग्यता का विकास करना चाहिए, या अपनी बात को दूसरों के समक्ष अभिव्यक्त करने की कुशलता का विकास करना चाहिए। तो ये कह रहा है प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भाषा सिखाने का सर्वोपरि उद्देश्य। इसमें सारे उद्देश्य सही हो सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा और सबसे सर्वोपरि कौन सा उद्देश्य है उसको आपको छाट के बताना है। तो प्राथमिक स्तर के बच्चे हैं, मुहावरे और लोकोक्तियाँ वो उनको ज़्यादा समझ में नहीं आएगा, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। उसके बाद कहानी कविताओं को दोहराने की कुशलता का विकास करना, ये हो सकता है, लेकिन इससे अच्छा और ऑप्शन अगर आपको दिख जाएगा तो उसको आपको करना है। तेज प्रवाह के साथ पढ़ने की योग्यता का विकास करना, ये भी हो सकता है। अपनी बातों को दूसरे के समक्ष अभिव्यक्त करने की कुशलता एवं का विकास करना, यही हमारा सर्वोपरि उद्देश्य होता है। कौन सा, अपनी बात को दूसरों के समक्ष अभिव्यक्त करने की जो कुशलता होती है वो प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भाषा सिखाने का सर्वोपरि उद्देश्य होता है। किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में यदि बालक हैं तो अपनी बात को अपने से समक्ष कोई व्यक्ति है या अध्यापक है या कोई बालक है उसको क्या करें, अभिव्यक्त में उनकी कुशलता प्रदान करना जो होता है प्राथमिक बच्चों को भाषा सिखाने का सर्वोपरि उद्देश्य होता है। तो दोस्तों हमारा 25वें का चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद 26वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। 26वां क्वेश्चन कह रहा है पठन पाठन के अंत में ऐसे अभ्यास एवं गतिविधियां हों जो क्या हों, सरल भाषा वाले हों, या बच्चों को स्वयं कुछ करने से और सीखने का अवसर प्रदान करें, या केवल पाठ से ही संबंधित हों, या पाठ पर बिल्कुल आधारित ना हो। तो क्या होने चाहिए, पठन पाठन के अंत में ऐसे अभ्यास एवं गतिविधियां हों जो क्या हों, उपयोगी हों बच्चों को, तो सरल भाषा में हो, या बच्चों को स्वयं कुछ सीखने का अवसर प्रदान करें। ये केवल आपका नेगेटिव टैग वर्ड हो जाता है। तो केवल मात्र से जो ही होता है ये भी नेगेटिव होता है। तो ये हमारा ऑप्शन 100% रॉन्ग हो जाएगा। तो पाठ पर बिल्कुल आधारित नहीं होंगे, पाठ को उद्देश्यपूर्ण रहना चाहिए, तो ये भी हमारा गलत है। पाठ पे आधारित होना चाहिए। अब सरल तो होना चाहिए, लेकिन सबसे अच्छा ऑप्शन जो हमारा दिख रहा है 25वें का क्या कह रहा है, 26वें का क्या कह रहा है, पठन पाठन के अंत में ऐसे अभ्यास एवं गतिविधियां हो जो क्या होने चाहिए, जो होने चाहिए बच्चों को स्वयं कुछ करने और सीखने का अवसर प्रदान करने वाले होने चाहिए। तो ये हमारा टैग वर्ड के माध्यम से भी ये 100% राइट हो जाएगा। तो ये 26वें का दूसरा हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद 27वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहली और दूसरी कक्षा में भाषा शिक्षण के साथ ही कला शिक्षा को समेकित करने का उद्देश्य नहीं है। निगेटिव आपको छांटना है। तो इसमें 3 पॉजिटिव होंगे, 1 निगेटिव होंगे, उसी निगेटिव को आपको छांटना है। क्वेश्चन नंबर 27। तो पहला ऑप्शन दिया गया है चित्रों के माध्यम से अभिव्यक्ति का विकास करना, या बच्चों द्वारा, दूसरा ऑप्शन है बच्चों द्वारा आनंद की प्राप्ति, या तीसरा ऑप्शन है बच्चों के लेखन में परिपक्वता लाना, या चौथा ऑप्शन है बच्चों की रचनात्मकता का विकास करना। तो 27वां में क्या सही हो जाएगा, 27वां में कह रहा है पहली और दूसरी कक्षा में भाषा शिक्षण के साथ ही कला शिक्षा को समेकित करने का उद्देश्य कौन सा नहीं है। तो इसमें 27वां का ऑप्शन नंबर 3 देखिए, बच्चों के लेखन में परिपक्वता लाना, ये अच्छा ये नहीं है। तो यही हो जाएगा हमारा पहली और दूसरी कक्षा में भाषा शिक्षण के साथ ही कला शिक्षण को समेकित करने का ये उद्देश्य नहीं है। जैसे कला शिक्षा अगर आप समेकित कर रहे हैं तो उसमें लेखन क्षमता कैसे आ जाएगी, उसमें मान लीजिए चित्र बनाने की क्षमता का विकास हो सकता है। पहली और दूसरी कक्षा में भाषा शिक्षण के साथ ही कला शिक्षा अगर दे रहा है तो उसमें कला बनाने की शिक्षा है कि इसमें लेखन क्षमता तो आएगी नहीं। तो ये क्या है, समेकित करने का उद्देश्य क्या नहीं है, तो ये बच्चों के लेखन में परिपक्वता लाना ये उद्देश्य नहीं होगा। और ऑप्शन चित्रों के माध्यम से अभिव्यक्त करना ये भी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि बालक चित्र बनाएगा उसके द्वारा अभिव्यक्त करने को उसके आंतरिक गुण आ जाएंगे। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद बच्चों के लेखन में परिपक्वता लाना, जब बालक जो है पहली दूसरी कक्षा में हैं, भाषा शिक्षण कार्य कर रहे हैं और जब उसके माध्यम से चित्रकारी भी करेंगे तो लेखन क्या होगा, तीसरा ऑप्शन जो है
सॉरी दोस्तों, तीसरा ऑप्शन ही गलत था। इसको हम बच्चों के द्वारा आनंद की प्राप्ति भी हो जाएगी, बच्चे चित्र बनाएंगे तो आनंद की प्राप्ति भी हो जाएगी, और बच्चों की रचनात्मकता का भी विकास इसमें हो जाएगा। जब पढ़ेंगे बच्चे और कला बनाएंगे तो उसमें रचनात्मकता क्षमता का भी विकास हो जाएगा। तो इसमें कौन सा उद्देश्य नहीं हो जाएगा? 27वां हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्या कह रहा है? उद्देश्य नहीं है, तो यही हमारा उद्देश्य नहीं है। बच्चों के लेखन में परिपक्वता लाना ये हमारा उद्देश्य नहीं होता है। तो 27वां का क्या हो जाएगा? तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद 28वां क्वेश्चन है। दोस्तों, एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में हम मानते हैं कि ज़्यादा टाइम लग रहा है, लेकिन यदि आप एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो आप चारों ऑप्शनों को आप समझ रहे हैं। इसके माध्यम से आप एक क्वेश्चन के साथ साथ 4 क्वेश्चन आप समझ रहे हैं। यही मान लीजिए, यही जो है ऑप्शन में घूम घूम के बार बार आते रहते हैं। तो सभी ऑप्शनों को यदि आपको पता हो जाएगा तो आपको कोई भी क्वेश्चन लगाने में आपको दिक्कत नहीं होगी। यही इसीलिए हम चारों ऑप्शनों को व्याख्या करके सारा चीज़ आपको समझा देते हैं। तो थोड़ा सा क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लेकिन अगला आप जब आप खुद स्वयं क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ये एकदम चुटकियों में, एकदम सेकेंडों में ऑप्शन आप सही कर देंगे। तो थोड़ा सा दोस्तों हम मानते हैं समय लगता है, बाकी हम ध्यान देंगे अगले से जो भी आएगा थोड़ा थोड़ा, जैसे जैसे वीडियो में आगे बढ़ेंगे हम थोड़ा स्पीड से पढ़ाने का प्रयास करेंगे। तो 28वां क्वेश्चन कह रहा है, भाषा की कक्षा में एक आवश्यक है कि, भाषा की कक्षा में यह आवश्यक है कि, क्या आवश्यक है? भाषा शिक्षक भाषा का पूर्ण ज्ञाता होना चाहिए, पूर्ण ज्ञाता हो। उसके बाद 28वां है ये, फिर उसके बाद भाषा शिक्षक बच्चों की उच्चारणगत शुद्धता पर विशेष ध्यान दे। तीसरा ऑप्शन है भाषा शिक्षक बच्चों की वर्तनी को बहुत कठोरता से ले। चौथा ऑप्शन है स्वयं भाषा शिक्षक की भाषा प्रभावी हो। ये क्या कह रहा है? भाषा की कक्षा में यह आवश्यक है कि, क्या आवश्यक है? तो इसमें देखिए, भाषा की कक्षा में यह आवश्यक है, कौन सा आवश्यक है? भाषा शिक्षक जो है भाषा का पूर्ण ज्ञाता हो, या भाषा शिक्षक बच्चों की उच्चारण क्षमता, उच्चारणगत शुद्धता पर विशेष ध्यान दे। विशेष ध्यान नहीं देना चाहिए। बच्चे जो है अपने आप टूटी फूटी भाषा बोलते बोलते अच्छी भाषा या सुदृढ़ भाषा बोलने लगते हैं, तो ये आप ध्यान नहीं देते हैं। उसके भाषा शिक्षक बच्चों की वर्तनी को बहुत कठोरता से ले, कठोरता भी एक नेगेटिव वर्ड होता है, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद स्वयं भाषा शिक्षक की भाषा प्रभावी होनी चाहिए, ये सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट ऑप्शन है। या स्वयं जो है भाषा शिक्षक की भाषा जो है प्रभावी होनी चाहिए। मान लीजिए क्लास में 40 बच्चे आपके बैठे हैं, तो आप ऐसी लैंग्वेज का प्रयोग करेंगे जो 40 बच्चों को समझ में आए, अर्थात उसको ऐसी लैंग्वेज में आप भाषा प्रयोग करेंगे जिस परिवेश में 40 बच्चे रह रहे हैं उनके परिवेश की भाषा को बोलना चाहिए, ताकि वो बच्चों को भाषा समझने में कोई दिक्कत कठिनाई का सामना ना करना पड़े। तो यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा। भाषा की कक्षा में यह आवश्यक है कि जो भाषा जो होता है शिक्षक का जो होता है, स्वयं भाषा शिक्षक की भाषा क्या हो? प्रभावी होनी चाहिए। उसके बाद 29वां क्वेश्चन है, भाषा सीखने का क्या उद्देश्य है? भाषा सीखने का उद्देश्य है, तो क्या उद्देश्य है? प्रत्येक स्थिति में भाषा का प्रयोग कर पाना, या आदेश निर्देश दे पाना और सुन पाना, या दूसरों की बातों को समझ पाना, या चौथा ऑप्शन है बच्चों के मन की बात कह पाना। तो कौन सा है भाषा सीखने का उद्देश्य हमारा कौन सा है? तो भाषा सीखने का उद्देश्य प्रत्येक स्थिति में भाषा का प्रभावी प्रयोग कर पाना, ये हमारा क्या होता है? भाषा सीखने का उद्देश्य होता है। दोस्तों देखिए, यही ऑप्शन, ऐसा नहीं है कि हम कहीं से अलग से क्वेश्चन लेके आए हैं। ये सीटेट फरवरी 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब इसके पहले जितने भी 2-3 क्वेश्चन पढ़ चुके हैं वो भी कहीं ना कहीं सीटेट एग्जाम में आए हुए थे, जो ये सेम टू सेम आपको ऑप्शन देखने को मिला था। प्रत्येक स्थिति में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना सभी ऑप्शन में दिख रहा था। तो इसमें 100% यही ऑप्शन सही भी हुआ था। ये अलग से तीनों क्वेश्चन दे देंगे, इसको कोई मतलब नहीं, लेकिन जो देता है ऑप्शन, जो राइट होता है ऑप्शन, जो सीटेड जो होता है उसी के अकॉर्डिंग, जो ऑप्शन पिछला जो पेपर हुआ रहता है उसी के अकॉर्डिंग देता है। इसीलिए हम इसको बार बार आपको पढ़ा रहे हैं, बार बार इसको व्याख्या करके समझा भी दे रहे हैं, ताकि आपको अगर कहीं भी दिख जाए ये ऑप्शन तो आप टिक करने में आपको आसानी हो। तो भाषा सीखने का उद्देश्य क्या होना चाहिए, या क्या उद्देश्य है? प्रत्येक स्थिति में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना हमारा उद्देश्य होता है। तो 29 नंबर का कौन सा सही हो जाएगा? 29 नंबर का पहला सही हो जाएगा। उसके बाद 30वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 30वां क्वेश्चन कह रहा है, किसी समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के अनुकूल है? कह रहा है किसी समावेशी कक्षा में कौन सा कथन जो है भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के अनुकूल है? तो इसमें आपको ऑप्शन पढ़ना पड़ेगा। प्रिंट समृद्ध माहौल भाषा सीखने में मददगार होता है या मदद करता है। बच्चे अपने अनुभवों के आधार पर भाषा के नियम नहीं बना पाते।
फिर उसके बाद भाषा विद्यालय में रहकर अर्जित की जाती है। ये चौथा है, व्याकरण के नियमों का ज्ञान जो है भाषा विकास की क्या होती है, गति त्वरित करता है। ये ऑप्शन, तो इसमें ऑप्शन कौन सा सबसे सही हो जाएगा? इसमें समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के अनुकूल है? तो ये अनुकूल होगा कौन सा? 30 नंबर का हमारा हो जाएगा पहला नंबर। जो प्रिंट समृद्ध माहौल होता है भाषा सीखने में मदद करता है। तो ये प्रिंट समृद्ध माहौल एक पॉजिटिव टैग वर्ड भी है, इसके माध्यम से आप आंसर कर सकते हैं। या तो प्रिंट समृद्ध माहौल जो होता है भाषा सीखने में बहुत मददगार होता है। तो यही हमारा है कि समावेशी कक्षा में कौन सा सिद्धांतों के अनुकूल है? तो यही हमारा सिद्धांत के अनुकूल है। क्या? प्रिंट समृद्ध माहौल भाषा सीखने में मदद करता है। तो 30 का हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद 31 क्वेश्चन क्या कह रहा है? 31 नंबर कह रहा है, भाषा और विचार के संबंध की चर्चा में अग्रणी कौन से थे? यानी भाषा और विचार के संबंध में कौन सिद्धांत दिए थे, या किनका सिद्धांत सबसे सर्वोपरि माना जाता है? तो किनका सिद्धांत सर्वोपरि माना जाता है? तो इसमें जो होता है भाषा और विचार का सिद्धांत जो है सबसे संबंधों की चर्चा में सबसे अग्रणी कौन है? नॉम चॉम्स्की, इनका नाम पूरा नाम है इनका। इसमें ऑप्शन हो जाएगा 31 का तीसरा नंबर सही हो जाएगा। कौन? भाषा और विचार के संबंधों की चर्चा में अग्रणी कौन है? नॉम चॉम्स्की या चॉम्स्की जी क्या है भाषा और विचार के संबंधों में जो अग्रणी हैं। तो 31 नंबर का हमारा सही हो जाएगा तीसरा नंबर। उसके बाद 32 क्या कह रहा है दोस्तों? 32 क्वेश्चन है, संज्ञान के स्तर पर विकसित डैश अन्य भाषाओं में आसानी से अनुदित होती है। क्या आसानी से अनुदित होती है? इसमें आपको लगाना है। व्याकरण क्षमता तो गलत बात है, प्राथमिक स्तर में व्याकरण क्षमता गलत होती है। फिर उसके बाद तर्क भी नहीं, ज्ञान भी नहीं, सबसे अच्छा होता है भाषा क्षमता। क्या होता है? भाषा क्षमता। संज्ञान के स्तर पर विकसित भाषा क्षमता अन्य भाषाओं में आसानी से अनुदित होती रहती है। तो 32 का हमारा चौथा ऑप्शन हो जाएगा भाषा क्षमता। तो संज्ञान के स्तर पर विकसित भाषा क्षमता अन्य भाषाओं में आसानी से अनुदित होती है, आसानी से घुल मिल जाती है। कोई भी भाषा सीखने में अगर भाषा क्षमता आपकी अच्छी है तो उसको जो होती है सभी भाषाओं को सीखने में वो अपने आप घुल मिल जाती है, उसी के माध्यम से बच्चे दूसरी भाषा को सीख लेते हैं। तो संज्ञान के स्तर पर विकसित रह अन्य भाषाओं की आसानी से अनुदित होती है। क्या? भाषा क्षमता जो होती है अन्य भाषाओं में अनुदित हो जाती है। 33 क्या कह रहा है? स्किनर के अनुसार अब ऑप्शन दिया गया, भाषा सीखना एक अत्यंत जटिल प्रक्रिया है। यह भाषा अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है, यह भाषा परिवेश से सीखी जाती है, यह भाषा अंतःक्रिया द्वारा सीखी जाती है। आपको सारे ऑप्शन सही लगेंगे, लेकिन हमको क्या करना है, जो स्किनर महोदय हैं इनके अनुसार क्या है उसको हमको बताना है। तो स्किनर के अनुसार भाषा जो है अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है। ये 100% राइट हो जाएगा। आप याद कर लीजिए या लर्न कर लीजिए कि स्किनर के अनुसार जो होता है भाषा अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है। भाषा बालक जिस माहौल में या जिस परिवेश में रहता है उसी परिवेश की भाषा को अपने अंदर अंतर्ग्रहण कर लेता है, या उसी परिवेश की भाषा को अनुकरण करते करते भाषा सीख जाता है। तो स्किनर के अनुसार भाषा अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है। 33 का ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। उसके बाद 34 क्या कह रहा है? 34 में थोड़ा सा ऑप्शन कथन दिया गया है, तो इसको भी देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। निम्न कथनों को पढ़िए तथा समग्र भाषा उपागम के संदर्भ में सही को चुनिए। समग्र भाषा उपागम के संबंध में आपको सही चुनना है। तो समग्र भाषा के संबंध में आपको चुनना है। तो पहला क्या कह रहा है? पहला ऑप्शन है, या पहला जो दिया है ए नंबर, समग्र भाषा उपागम बच्चे की बनाई वर्तनियों के प्रयोग को प्रोत्साहित करता है। तो प्रोत्साहित एक पॉजिटिव टैग वर्ड होता है, तो हमारा ऑप्शन सही है, 100% सही है। समग्र भाषा जो होता है उपागम बच्चों की बनाई वर्तनियों का प्रयोग को प्रोत्साहित करता है, यानी बच्चे जो टूटी फूटी भाषा या वर्तनी अपने माध्यम से जो बनाकर बोलते हैं वो क्या करता है, उसको प्रोत्साहित करता है। ये बात सही है। उसके बाद समग्र भाषा उपागम में बच्चे पढ़ना सीखने के लिए वर्ण तथा ध्वनियों से आरंभ करते हैं। हाँ, ये भी बिल्कुल सही बात है। जो समग्र भाषा उपागम होता है, बच्चे जब पढ़ना सीखते हैं तो सबसे पहले छोटी छोटी ध्वनियों को, वर्ण को ही तो बोलना स्टार्ट करते हैं। उसके बाद ध्वनियों से आरंभ करते हैं, फिर शब्द, फिर उच्चारण, ये फिर वाक्य बोलना स्टार्ट कर देते हैं। तो समग्र भाषा उपागम में बच्चे पढ़ना सीखने के लिए वर्ण तथा ध्वनियों से आरंभ करते हैं। ये भी बात 100% सही है।
उसके बाद तीसरा कथन क्या कह रहा है, समग्र भाषा उपागम रचनावाद पर आधारित होता है। ये भी सही बात है। क्या समग्र भाषा जो उपागम होता है ये रचनावाद पर आधारित होता है। तो हमारा ए, बी और सी तीनों राइट हो गए। अब हम आपको ऑप्शन दिखाते हैं। ऑप्शन क्या कह रहा है, ऑप्शन कह रहा है इसमें ए तथा बी सही है, सी गलत है। ये तो गलत बात है, हमारा ऑप्शन सभी सही हैं। तो हम सभी को काट देंगे, जिसमें सारा सही है उसको हम देख लेंगे। ए, बी तथा सी सही है, यानी सारे ऑप्शन सही हैं। तो 34 का हमारा चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद 35 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 35 क्वेश्चन कह रहा है बहुबुद्धि के सिद्धांत के संदर्भ में, बहुबुद्धि के सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि भाषा से संबंधित है। क्या कह रहा है, बहुबुद्धि के सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि भाषा से संबंधित है। तो पहला है प्रवाह सटीकता बुद्धि, दूसरा है भाषाई मौखिक बुद्धि, तीसरा है शब्दावली व्याकरण बुद्धि, चौथा है दृश्यात्मक स्थानिक बुद्धि। तो इसमें आपको छांट के बताना है। तो इसमें हो जाएगा बहुबुद्धि के सिद्धांत, बहुबुद्धि के सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बुद्धि भाषा से संबंधित है। बहुबुद्धि के सिद्धांत जो होता है हमेशा भाषाई मौखिक बुद्धि पर आधारित होता है। बहुबुद्धि का सिद्धांत भाषाई मौखिक बुद्धि, इसमें राइट आंसर हो जाएगा क्या, बहुबुद्धि के सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि भाषा से संबंधित है। तो भाषाई मौखिक बुद्धि जो है इससे संबंधित होती है। तो 35 का हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद 36वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 36वां क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है दोस्तों। 36वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, समूह वाद विवाद में भाग लेने के लिए भाषा शिक्षक एक शर्त रखता है कि समूह में 4 विद्यार्थी कनिष्ठ वर्ग से तथा 1 विद्यार्थी वरिष्ठ वर्ग से होना चाहिए, जो आवश्यकता पड़ने पर कनिष्ठों की सहायता कर सके। यानी इसमें कुछ छोटे बच्चे, कुछ छोटी क्लास के बच्चे लिए गए हैं, उसके बाद कुछ एक का अपर क्लास के बच्चे लिए गए हैं। उसको समूह निर्माण का यह विचार जो है किसके सिद्धांत पर आधारित है। क्या है, समूह वाद विवाद में भाग लेने के लिए भाषा शिक्षक एक शर्त रखता है कि समूह में 4 विद्यार्थी कनिष्ठ वर्ग के होंगे तथा 1 विद्यार्थी जो है वरिष्ठ वर्ग का होना चाहिए, जो आवश्यकता पड़ने पर कनिष्कों की यानी छोटों की सहायता कर सके। समूह निर्माण का यह विचार किसके सिद्धांत पर आधारित है, यह विचार कौन दिए हैं या किनके विचार पर आधारित है, इसमें आपको आंसर बताना है। तो पियाजे के सिद्धांत या वाइगॉत्स्की का सिद्धांत या ब्लूमफील्ड का सिद्धांत या क्रैसन का सिद्धांत, ये कौन से, ये समूह का सिद्धांत जो है कौन से दिए हैं। तो हमेशा समझ लीजिए कि जो समूह में बच्चे को इकट्ठित करके जब भाषा को लर्न कराया जाएगा तो पियाजे के सिद्धांत के अंतर्गत वो आते हैं। तो कौन सा हो जाएगा, पियाजे के सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। क्या, समूह वाद विवाद में भाग लेने के लिए भाषा शिक्षक एक शर्त रखता है कि समूह में 4 विद्यार्थी कनिष्ठ वर्ग से 1 विद्यार्थी वरिष्ठ वर्ग से होना चाहिए, जो आवश्यकता पड़ने पर कनिष्कों की सहायता कर सके। समूह निर्माण का यह विचार किसके सिद्धांत पर आधारित है। तो यह विचार जो है पियाजे के सिद्धांत या पियाजे के सिद्धांत पर आधारित है। तो दोस्तों ये रही आज की हमारी हिंदी पेडागॉजी की क्लास। दोस्तों यदि क्लास पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि रोजाना की अपडेट आपको मिल सके। दोस्तों हम आपको विश्वास दिलाते हैं यदि आप रेगुलरली हमारे वीडियो को देखते जाएंगे तो आप पेडागॉजी, किसी भी पेडागॉजी की हो, हिंदी पेडागॉजी हो, मैथ पेडागॉजी हो, संस्कृत पेडागॉजी हो या फिर चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागॉजी हो, आप सारी पेडागॉजी को आप अच्छे से आप 100 में 100% आप करने के हकदार हो जाएंगे। आप अपने मेहनत के अकॉर्डिंग आप उसमें नंबर पाएंगे। और हमारे वीडियो और ट्रिक जो होते हैं एग्ज़ाम में हमेशा इसी में से ऐसे ही पूछे जाएंगे। भले ही चैनल छोटा है लेकिन आपको कंटेंट एकदम 100% जो एक्यूरेसी जो होती है उसकी बहुत अच्छी होती है। आप अगर हमारे सारे वीडियो को देखेंगे उसके बाद क्वेश्चन, यदि आप क्वेश्चन पेपर उठा के सॉल्व करेंगे तो आपको खुद ही लगेगा कि हमारा वीडियो कितना इंपॉर्टेंट होता है। तो दोस्तों यदि आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ना किए हों तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि रोज़ाना की अपडेट आपको मिल सके। तो यहीं से अलविदा लेते हैं। थैंक्स टू ऑल। जय हिंद।